हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसपे अभी हम डील कर रहे हैं रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज आपकी यूनिट 2 की रहने वाली है। यूनिट 2 का कल मैंने एक रिवीजन सीरीज का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने कमीशन एंड कमेटी, कमीशन एंड काउंसिल के बारे में समझा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या होती है, कोठारी कमीशन क्या होती है, और जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है आपकी 1968, 1986 और 1992, यहाँ तक का हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। एंड उसके आगे का आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग देखेंगे नेशनल कमीशन क्या है, टीचर्स का, एनसीएफ क्या है, यशपाल की कमेटी क्या है, जस्टिस वर्मा कमेटी क्या है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आ जाओ इधर। हम लोगों ने यहाँ पे कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, जस्ट अ सेकेंड, मैं स्लाइड ओपन कर लूँ। एक मिनट, स्लाइड कहाँ गई। इन चीज़ों को हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रखा हुआ है, ठीक है। तो कल का रिवीजन सीरीज जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। मैंने प्लेलिस्ट से एक अलग से बना दी है रिवीजन के लिए, सभी जितनी भी यूनिट है उनके रिवीजन के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। ये रहा इधर। देखो ये जो रिपोर्ट है आपकी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स का, ये जो डॉक्यूमेंट है आपका नेशनल कमीशन ऑन टीचर का, ठीक है, वो ये उसी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 1983 एंड 85, समझ रहे हो, 1983 से 85। देखो यहाँ पे दो कमीशन आए थे, एक नेशनल कमीशन ऑन टीचर के दो कमीशन अपॉइंट किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक वन फॉर द स्कूल एंड अदर फॉर द हायर एजुकेशन। जो स्कूल की आई थी वो कब आई थी, 83 में आई थी। जो हायर एजुकेशन आई थी वो 85 में आई थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था क्या क्या था, टीचर एंड द सोसाइटी, ठीक है। रिपोर्ट किस पे थी, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, जहाँ पे टीचर्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है। जो नेशनल कमीशन है इसको लीडरशिप कौन है, डॉक्टर डी पी चट्टोपाध्याय है। और टाइटल क्या है जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है ना, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका टाइटल क्या है आपका, टीचर एंड द सोसाइटी। उसके अलावा ये जो कमीशन था टीचर का 1983, ये क्यों लाया गया, यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया किसकी इंपॉर्टेंस को, टीचर्स की इंपॉर्टेंस को, उनके रोल को, ठीक है। टीचर्स की इंपॉर्टेंस को, उनका क्या रोल है जब नेशन को, नेशन डेवलप हो रहा, मटेरियल रिसोर्सेज जो डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पे टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या महत्वता है उसकी, क्या रिकॉग्निशन है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया इस कमीशन के अंदर। जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो कमीशन को अपॉइंट किया, ठीक है, वन फॉर द स्कूल स्टेज एंड अदर फॉर द हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन भी आती है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन टीचर क्लियर है। इसको, इसके लीडरशिप, इसको लीड कौन कर रहे थे, डॉक्टर डी पी चट्टोपाध्याय। टाइटल क्या था, ये जो आपकी टाइटल है ये इंपॉर्टेंट है। टाइटल क्या था आपका, टीचर एंड द सोसाइटी। यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की बात की गई थी, किसको, टीचर की इंपॉर्टेंस को, उनके रोल को इन डेवलपिंग द नेशन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जहाँ पे दो कमीशन आए आपके, वन फॉर द स्कूल एंड अदर फॉर द हायर एजुकेशन, क्लियर है। ये वही चीजें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो बेसिक कुछ अंडरलाइन किए गए थे 12 टर्म ऑफ रेफरेंसेस इस कमीशंस में, ठीक है, जिसमें तीन के बारे में मेजर बात की गई थी। जिसमें पहला आता है आपका, जस्ट सेकेंड, जिसमें पहला आता है आपका ये, the measures to give the teacher the status he deserve, ठीक है, the status he needs and deserve to help him to do his duties at the highest possible level of performance। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, पहला मेजर ये बोला गया है यहाँ पे कि टीचर्स को वो स्टेटस दो, ठीक है, जो वो डिजर्व करते हैं, जिनकी उनको जरूरत है, ठीक है। सुटेबल सैलरी देना, है ना, उनकी सुटेबल सैलरी से क्या होगा, मतलब जो जिस स्टेटस पे हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनको वो सैलरी प्रोवाइड करना, वो एक तरीके से उनको इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी करेगी और एक तरीके से उनके लिए मोटिवेशन का भी काम करेगी, ठीक है। मोटिवेशन का काम कहने का मतलब क्या है, इससे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। एंड दूसरी बात ये है, ये जो
आपका ये मोटिवेशन है वो एक तरीके से क्या करेगा, मतलब ये जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक करेगा ही करेगा, उसके अलावा ये जो स्टेटस है टीचर्स का उसको और ज्यादा पावरफुल बनाएगा, जिससे टीचर का जो प्रोफेशन है वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, हर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहेगा। जैसे आज अभी भी देख लो, जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है वहाँ की सैलरीज को कंपेयर करा दो अपने टीचर एजुकेशन से तो बहुत कम है। ठीक है, टीचर जो डिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो चीज उनको नहीं मिल रही है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई, टीचर्स को वो स्टेटस दो जो वो डिजर्व करते हैं, जिससे उनको हेल्प मिल पाए उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराने में। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो पाए। दूसरी बात, जो इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए टीचर को प्रिपेयर करने का, जो इवैल्यूएशन सिस्टम हो टीचर को प्रिपेयर करने का, वो कैसा होना चाहिए, मतलब वो एक तरीके से टीचर की स्किल को डेवलप करे, उनकी वैल्यूज को ऐसा बनाए कि उनके अंदर करेक्टर जो डेवलपमेंट है वो इफेक्टिव हो पाए, मतलब उनका चरित्र कैसा हो, प्रभावी, मतलब प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज बोली जा रही है। जो इवैल्यूएशन सिस्टम हमें ऐसा अपनाना चाहिए टीचर्स की प्रिपरेशन में, जो उनकी स्किल्स को डेवलप करे, उनकी स्किल्स पे फोकस करे, उनके वैल्यूज को इफेक्टिव बनाए। ठीक है, और उनका कैरेक्टर जो डेवलपमेंट है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, तीसरी बात, टू इंडिकेट द बोर्ड पैरामीटर ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, उनका जो बोर्ड पैरामीटर है कोड ऑफ कंडक्ट का, उसको भी मतलब यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बोला गया, उसको भी यहाँ पे इफेक्टिव बना, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी यहाँ पे इफेक्टिव बनाने के लिए बोला गया, क्योंकि वो क्या करता है, वो मोटिवेट कर पाएगा टीचर्स को। ठीक है, और हेल्प कर पाएगा टीचर्स को उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट को भी जो भी नेसेसरी इफेक्टिव जो चेंजेस इन्फोर्समेंट होनी चाहिए उसके अंदर, वो सारी चीजों को यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, पहला, उनको वो स्टेटस दो जो वो डिजर्व करते हैं। दूसरा, उनका इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हेल्प करे टीचर को स्किल डेवलप करने में, कैरेक्टर डेवलप करने में। तीसरा, उनका जो सेल्फ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या करे, उसको हमें क्या करना है, वहां पे इफेक्टिव इन्फोर्समेंट लेके आने हैं, सो दैट वो मोटिवेट हो पाए, वो मोटिवेट कर पाए, उनको हेल्प कर पाए टीचर्स को उनकी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाने में। क्लियर है बातें? नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स पे। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, अब यहाँ पे क्या है, आपका पूरा की पॉइंट में ही लिखा हुआ है और सारी लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 4 ईयर का टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। कितने ईयर का? 4 ईयर का होना चाहिए। कब? सीनियर सेकेंडरी के बाद। ठीक है, अगर हो सके तो 5 साल का भी। ठीक है, ये रिकमेंड किया गया आफ्टर द ग्रेजुएशन। एलिमेंट्री टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए आपका, 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे कितना? 4 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, ठीक है, वो 2 ईयर का होना चाहिए आफ्टर द 12th। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड 4 ईयर करिकुलम होना चाहिए। डिग्री मतलब 4 ईयर का जो करिकुलम डिग्री कोर्स होता है वो होना चाहिए, जहाँ पे प्रोफेशनल प्रिपरेशन भी करानी चाहिए। जो ट्रेनिंग करिकुलम होना चाहिए एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, वहाँ पे किस पे, ये पूछी हुई लाइन आपकी, इम्फेसाइज करें आप मास्टरिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे। मतलब एलिमेंट्री टीचर्स को क्या करना है, जो ट्रेनिंग करिकुलम उनका होना चाहिए उनकी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे मास्टरी करे। उसी जगह जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर एजुकेटर की, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में पढ़ाना चाहता है, तो एक सब्जेक्ट में उसको जिस सब्जेक्ट में उसको पढ़ाना है उसमें उसको पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और प्रेफरेबली जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या, कौन सी होनी चाहिए, एमएड की डिग्री होनी चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो टीचर एलिमेंट्री में पढ़ाना चाह रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद द बीएड ट्रेनिंग। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड। ठीक है, यहाँ पे कमीशन ने क्या किया, जो प्रैक्टिस टीचिंग है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस टीचिंग है उसको रिप्लेस कर किससे किया, इंटर्नशिप के साथ। ये भी लाइन पूछी गई हुई है। ठीक है, उसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया, इंटर्नशिप के साथ। तो पहला 4 ईयर का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी के बाद। ठीक है, अगर हो सके तो 5 साल का। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ। एलिमेंट्री टीचर्स के लिए डिजायरेबल जो ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए 12th के बाद वो 2 ईयर का होना चाहिए। इंटीग्रेटेड 4 ईयर के करिकुलम में थ्योरी के साथ साथ जनरल एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ट्रेनिंग करिकुलम जो होना चाहिए एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, वहां पे एम्फेसाइज करें मास्टरी ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पे। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचर एजुकेटर का वो कैसा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उसमें एक सब्जेक्ट में, उसके अलावा बीएड होना चाहिए और एमएड होना चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसके लिए, एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस जो टीचिंग है उसको रिप्लेस कराया किसके साथ, इंटर्नशिप के साथ। क्लियर है? स्लाइड क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, वही चीजें यहाँ पे पीछे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग जो पीडीएफ मैंने दी है वहां से रीड कर लेना। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में 3 ब्रॉड अप्रोचेस को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। वो पर्पस कौन कौन से थे, किन पर्पस के लिए 3 ब्रॉड अप्रोचेस को अडॉप्ट किया गया? सबसे पहले ये समझो, जो नेशनल कमीशन है टीचर सेकेंड, its very first meeting resolved to base its work on objective study of the teaching community and profession as well wide ranging interaction with teacher in universities and college of the country। यहाँ पे क्या किया, ये पहली बैठक में यहाँ पे क्या किया गया कि जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए जो वर्क स्टडी का, उस पे यहाँ पे बात की गई, जहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स और कुछ कम्युनिटी, जो टीचिंग की कम्युनिटी है, जो प्रोफेशंस हैं, है ना, प्रोफेशन एज वेल एज जो वाइड रेंजिंग इंटरेक्शन हो रहा है टीचर्स का यूनिवर्सिटीज के साथ, मतलब टीचर का यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में, ठीक है, उसके इंटरेक्शन बारे में यहाँ पे बात की गई, ठीक है। जिसमें 3 ब्रॉड अप्रोचेस आई, जहाँ पे आई कि पहला जो पर्पस था, टू हैव अ जनरल डिस्कशन, ठीक है, जनरल डिस्कशन होना चाहिए टीचर्स का थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, और रिसीव एंड डेलिब्रेट अपॉन मेमोरेंडा, ठीक है, एंड टू रिसीव द डेलिब्रेट अपॉन द मेमोरेंडा, जो भी है वो आ रहे हैं टीचर ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, उसको रिसीव करने की बात की गई, ठीक है, शर्तों को रिसीव करने के लिए बोला गया। टू कैरी आउट डिटेल स्टडीज ऑन वेरियस एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, मतलब आपको क्या करना है, पूरा डिटेल में स्टडी करना है हर एस्पेक्ट पे, ठीक है, टीचर प्रोफेशन के जितने भी एस्पेक्ट है सब पे डिटेल में स्टडी करो, जब डेटा को गैदर कर रहे हो सर्वे को डिजाइन करने के लिए, समझ रहे हो, जब भी आप सर्वे को डिजाइन करो तो वहां पे डेटा गैदरिंग के लिए पूरा डिटेल में स्टडी करो, ठीक है। तो 3 ब्रॉड अप्रोचेस थी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ एनसीएफ पे नेक्स्ट, ठीक है। ये एनसीएफ का की पॉइंट लिखा हुआ है, ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, चीजें क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। एनसीएफ का ये जो डेवलपमेंट हुआ था, ये 4 बार में, मतलब 4 बार एनसीएफ आए थे आपके, ठीक है। 1975 ये आपसे 2022 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था, जून के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। 1975, 1985, 2000, 2005, ठीक है। इसका पूरा जो है इसको दिया, मतलब इसको दिया किसने था, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे आती है, मैंने सिर्फ की पॉइंट में लिखा है, ये डॉक्यूमेंट क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम सिलेबस बनाते हैं, टेक्स्ट बुक बनाते हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर चल रही है विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, उनको यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। एनसीएफ को ट्रांसलेट किया गया 21 लैंग्वेज में, और इसने 17 स्टेट्स को, जो इसका सिलेबस था उसको 17 स्टेट में इसने इन्फ्लुएंस्ड भी किया, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है इज इंडेवर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर education to encourage interested parties and stakeholders to give their views on the qualitative and quantitative improvement that could be achieved in educating teachers at school, graduate, postgraduate, doctoral and postdoctoral level। ये जो framework है, मतलब जो NCERT उसको encourage करता है, जो भी parties हैं या फिर stakeholders हैं, वो अपने quantitative and qualitative जो भी perspectives हैं, ठीक है, जो भी व्यूज हैं, ठीक है, वो दे यहाँ पे, ठीक है, देने की बात की, प्रोवाइड करे, सो दैट जो भी इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए, ठीक है, इस एनसीएफ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, वो वहां पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। उसके अलावा जो पहला एनसीएफ आया था वो बिहेवियर साइकोलॉजी पे पूछा गया क्वेश्चन है, बिहेवियर साइकोलॉजी पे बेस्ड था, और जो अभी एनसीएफ 2005 जो चल रहा है करंट में, वो किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पे, ठीक है, किस पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट पे। इसमें ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, ये पूछा गया हुआ है, और ये पूछा गया हुआ है, और ये वाला, ठीक है, ये लाइनें आपसे पूछी गई हुई हैं, वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के बारे में बात की, ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के बारे में बात की, तो मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कहने का मतलब क्या है, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द एक्शन सो एज टू एंगेज इन अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टीचर फॉर सेल्फ लर्निंग। मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कहने का मतलब क्या है, आप टीचर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, प्रोवाइड करो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो सेल्फ लर्निंग कर पाए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कर पाए, अपनी लर्निंग का, अपनी टीचिंग का रिफ्लेक्शन देख पाए, अब एसिमिलेशन कर पाए, आर्टिकुलेशन कर पाए, किसका, न्यू आइडियाज का, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर है, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टीचर फॉर सेल्फ लर्निंग, रिफ्लेक्शन, एसिमिलेशन, वही चीजें यहाँ पे पॉइंट में लिखी हुई है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में ये सारी बातें की गई थी, सबसे पहले प्रोवाइड करो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर है सेल्फ लर्निंग कर पाए, रिफ्लेक्शन देख पाए, एसिमिलेशन
कर पाए, आर्टिकुलेशन कर पाए नए नए आइडियाज का, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को डेवलप करना जहाँ पे स्टूडेंट अपने आप से थिंक कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, प्रोवाइड करना स्टूडेंट टीचर को ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है, स्टूडेंट टीचर आपस में इंगेज हो पाए, आपस में कम्युनिकेट कर पाए, है ना। तो ये चीजें कुछ इनके ये इंपॉर्टेंट है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 दोनों के लिए। कनेक्ट करना नॉलेज को लाइफ आउटसाइड द स्कूल, मतलब मतलब जो बाहर का जीवन है, ठीक है, उसके साथ नॉलेज को, ज्ञान को जोड़ना। इंश्योर करना लर्निंग कैसी होनी चाहिए, शिफ्ट रोड मेथड से अलग होनी चाहिए, शिफ्ट करना लर्निंग को रोड मेथड से। इनरिच करना करिकुलम को बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, मतलब बियॉन्ड मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके भी बातें हों, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन सिस्टम हो वो कैसा हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नर्चर करने की बात की गई। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या, नॉलेज को हमें क्या करना है, आउटसाइड द स्कूल नॉलेज को कनेक्ट करना है लाइफ के साथ, ठीक है। और लर्निंग को हमें लर्निंग में हमें रोड मेथड से शिफ्ट करानी है लर्निंग। उसके अलावा हमें जो करिकुलम हो वो कैसा होना चाहिए, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स हो। उसके अलावा एग्जामिनेशन आपका फ्लेक्सिबल हो और नर्चर करना है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, ठीक है। 5 ही प्रिंसिपल्स हैं इनके, ठीक। एंड नीड क्या है, रिमूव करना है जो भी इल्स हैं, जो भी बीमारियां हैं प्रेजेंट एजुकेशन में, उसको हमें हटाना है। इसके लिए हमें एनसीएफ की जरूरत है। इनफ्लेक्सिबिलिटी जो चल रही है, जो रिजिड करिकुलम को फॉलो किया जा रहा है, उसको हमें हटाना है। यहाँ पे लर्निंग आइसोलेटेड होती जा रही है, उसको हमें क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड बनाना है। स्कूल क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग को, हमें क्या करना है, इसको इनकरेज कराना है। यहाँ पे बच्चे की जो पूरी पर्सनालिटी है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करना है और फोकस में किसको रखना है, चिल्ड्रन को रखना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे नीड में आती हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना है जो नेशनल सिस्टम है एजुकेशन का, ठीक है। मतलब जो पर्सपेक्टिव है एनसीएफ का, वहां पे क्या है, स्ट्रेंथिंग द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और विद स्पेशल फोकस ऑन किस पे, वैल्यू इंसिस्ट करनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है। रिडक्शन करना है करिकुलम के लोड को, ठीक है, जो करिकुलम का लोड है उसको हमें रिड्यूस करना है। इंश्योर करना है क्वालिटी एजुकेशन पे, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे। सिस्टमैटिक चेंजेस लेके आना है और कॉमन स्कूल सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पे आया था, ठीक है। लर्निंग एंड नॉलेज हो गया, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, क्या सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स है, क्वालिटी कंसर्न अ की फीचर ऑफ सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स इम्प्लाइज अ सिस्टम कैपेसिटी टू रिफॉर्म इटसेल्फ बाय इनहेंसिंग इट्स। जो आपके क्वेश्चंस आए मैं वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ स्लाइड में। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स आपका आया हुआ है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट द सिस्टम कैपेसिटी टू रिफॉर्म इटसेल्फ, मतलब सिस्टम अपने आप को रिफॉर्म कर पाए, ठीक है, जो भी उसकी वीकनेस है उसके लिए क्या कर पाए, रेमेडी उसको मिल पाए उसको, ठीक है, और न्यू कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पाए, ठीक है। यहाँ पे लिखना ये इतना पॉइंट। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जहाँ पे प्लानिंग होती है, बिगनिंग विद द स्कूल फॉर आइडेंटिफाइंग फोकस एरियाज एंड सब्सिक्वेंट कंसोलिडेशन एट द क्लस्टर एंड ब्लॉक लेवल्स, ठीक है। सिंपल सी बात ऐसा समझो, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स को अगर मैं समझाऊं यहाँ पे, तो ये सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स क्या है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, क्वालिटी कंसर्न। क्या है, क्वालिटी कंसर्न। हमें क्वालिटी कंसर्न पे बात करनी है। जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस है वो खुद से अपने अंदर की जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई कर पाए, खुद से आइडेंटिफाई कर, इतने ज्यादा वो केपेबल होने चाहिए कि अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके लिए जो भी रेमेडीज हो उसको वो डेवलप करके उस जो भी वीक मतलब डेवलप करके उसको यूज करे, मतलब डेवलप रेमेडीज का यूज करके न्यू कैपेबिलिटीज को यहाँ पे डेवलप कर पाए। ये है सिस्टमैटिक रिफॉर्म आपका, ठीक है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। शिफ्ट करना है कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग को किस पे, प्रॉब्लम, मतलब हमें कंटेंट बेस्ड को कहाँ पे लेके जाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लेके जाना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करना है। एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पार्टनरशिप करना है स्कूल सिस्टम और अदर जो सोसाइटीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करने की बात की गई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फ्रेमवर्क का, कंटेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, याद करना पड़ेगा इसे। करिकुलर जो एरियाज हैं इनिशियल टीचर एजुकेशन के लिए, जो सैम्पल रीडिजाइन स्कीम्स है करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, ठीक है। इवेल्युएशन जो हो रहा है, इवेल्युएटिंग द जो डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, इन सर्विस एजुकेशन में जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, प्रिपेयर करना है टीचर एजुकेटर को, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है।
उसके अलावा कुछ और भी देखो, एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें की गई थी, ये कुछ मैं एक आध बातें बोलूँ ना तो वो नहीं है, बहुत सारी बातें की गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके अलावा टीचर रिफॉर्म्स क्या था टीचर एजुकेशन में, मतलब रिवीजन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षकों की जो योजना है उसको क्या करना, रिवाइज करने की बात की गई। जो नेशनल करिकुलम में फ्रेमवर्क फॉर टीचर, ये आपको याद रखना है। पहला, रिवीजन करना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है टीचर एजुकेशन का। दूसरा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन टीचर एजुकेशन, ये रिफॉर्म्स है, मतलब शिक्षा में हमें क्या करना है, सुधार लाना है, ठीक है। फिर रिफॉर्म्स इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने पीस एजुकेशन के बारे में भी बात की है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पीस एजुकेशन में इन्होंने बोला इंक्लूजन इन द करिकुलम फॉर, मतलब पीस एजुकेशन को भी यहाँ पे इंक्लूड करने के बारे में वो बात की गई थी। उसके अलावा इन्होंने प्री सर्विस जो ट्रेनिंग थी उसके बारे में भी बात की। प्री सर्विस में बोला कि मतलब जो भी आपका बीएड वगैरह हो, बीएलएड हो, वो सब कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। पहले क्या था, 1 ईयर का होता था, अभी क्या हो रहा है, वो 2 साल का हो गया। अभी आगे बात हो क्या चल रही है कि ये 4 साल का हो जाएगा। तो मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिले बच्चों को, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए प्रैक्टिकली, है ना। पेडागोजी जो थ्योरीज है उसको समझ पाए, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाए, है ना, ये चीज़। उसके अलावा जो सब्जेक्ट एरियाज हैं लाइक हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा, इन सबको यहाँ पे रखना है, इंटीग्रेट कराना है करिकुलम के साथ, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे मैंने की पॉइंट में कुछ आप लोगों को वहाँ पे समझाया था कि कैसे आपका लर्निंग शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये आप एक बार जो डिटेल में है वहाँ पे जाके देख लेना। वैसे तो मैंने यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं आपको, या फिर मैं एक दो पॉइंट यहाँ पे बता दे रही हूँ। मतलब पहले क्या था, फ्रॉम टू, अब पहले क्या था अभी क्या है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या होता था, आपका टीचर सेंट्रिक था, पहले क्या ये था, टीचर सेंट्रिक था। अभी क्या है, लर्नर सेंट्रिक है, ठीक है। अभी क्या है, ये लर्नर सेंट्रिक है। फिर पहले क्या था, ये डिसिप्लिनरी फोकस था, ठीक है। जस्ट सेकंड, पहले ये डिसिप्लिन पे फोकस करता था ओनली, ठीक है, डिसिप्लिनरी फोकस था। अभी क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। अभी क्या है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पहले यहाँ पे टीचर्स डायरेक्शन देते थे, ठीक है। और अब क्या है, लर्नर्स की ऑटोनॉमी है, लर्नर स्वतंत्र है अभी यहाँ पे, ठीक है, लर्नर ऑटोनॉमी, ठीक है। पैसे पहले यहाँ पे पैसिव लर्निंग होती थी, यहाँ पे क्या होती थी, पैसिव लर्निंग होती थी, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होती थी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है बस दो चार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। ये पूरा की पॉइंट में लिखा हुआ है, इसके एम्स क्या है, 5 की एरियाज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है आपका, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन की अगर मैं बात करूं तो इसे सेटअप किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 में। कौन सी कमेटी, इसके मतलब चेयरमैन थे वो कौन से, मिस्टर सैम पित्रोदा, ठीक है, सही लिखा है ना मैंने। एक और चेयरमैन, हाँ ठीक है, सैम पित्रोदा थे। ये नॉलेज कमीशन क्या है, क्यों आया ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है एक ब्लूप्रिंट को टू टैप इनटू द इनॉर्मस रिजर्वियर ऑफ इंडियाज नॉलेज बेस सो दैट द इंडियन पीपल कैन कॉन्फिडेंटली फेस चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एनकेसी में क्या हुआ, ये एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक ये रिजर्वियर है, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वियर को क्या मैं बोलूँ इसको, मतलब भंडार। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो भी दुनिया से रिलेटेड जो भी भंडार है वो यहाँ पे भरा हुआ है, इस पूरा भरी हुई है, मतलब वो पूरा भंडार है नॉलेज का यहाँ पे, ठीक है। जो क्या करेगी, हमें प्रिपेयर करेगी जो भी 21st सेंचुरी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये जो नॉलेज है वो हमें हेल्प करेगी। तो पूरा कह सकते हो ये क्या है, इसे प्रिपेयर किसने किया था, मतलब किसकी कमी, ये किसके अंडर में आई थी, मनमोहन सिंह में। यहाँ प्रिपेयर करना है ब्लूप्रिंट टू टैप इनटू इनॉर्मस रिजर्व ऑफ इंडियाज नॉलेज। यहाँ पे बहुत मतलब पूरा क्या विशाल भंडार है, ठीक है, पूरा एक भंडार है जिससे वो जिसका यूज उसको मतलब इसका एज अ बेस की तरह यूज किया जाएगा इंडियन पीपल के लिए, जिससे वो कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएंगे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं 21st सेंचुरी में, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएंगे। तो ये कब आया था आपका, 2005 में आया था, ठीक है। सैम पित्रोदा थे इसके चेयरमैन, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। 5 की एरियाज है, एक्सेस, कंसेप्ट, आकाश। कैसे याद रखोगे, आकाश कहीं ऐसा होता, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, आकाश, ठीक है। आकाश किसने दिया, एनकेसी ने दिया। आकाश किसने दिया, एनकेसी ने दिया। सर्विस, एप्लीकेशन, क्रिएशन, कंसेप्ट एंड एक्सेस। इधर आ जाओ, देख लो क्या क्या आता है इसके अंदर।
आकाश मतलब एक्सेस, लिटरेसी करना है, ट्रांसलेशन, नेटवर्क, लाइब्रेरीज, लैंग्वेज, कंसेप्ट, स्कूल, हायर, प्रोफेशनल, ओपन डिस्टेंस, क्रिएशन करना है, इनोवेशन मतलब क्रिएशन में इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज का, स्मॉल इंटरप्राइजेस होती हैं वहाँ पे, और इसका सर्विस का ई कॉमर्स में। ठीक है, इधर आओ, इसका एम देखो। एम ऑफ एनकेसी में अगर बात करें तो हमें क्या करना है, कैसी, ये कई बार पॉइंट पूछा गया, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी डेवलप करना है। क्या करना है, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाना है, जहाँ पे रेडिकल इंप्रूवमेंट लाने हैं, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम की नॉलेज है वहां पे हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट लेके आना है, न्यू नॉलेज को जनरेट कराना है। ठीक है, दूसरा ग्रेटर पार्टिसिपेशन करना है, मतलब लोगों का ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो, इक्विटेबल एक्सेस, ये जो ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए किसका, नॉलेज का, ऑल अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है बातें, किसी को यहाँ तक दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ इसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस पे। टर्म ऑफ रेफरेंसेस अभी जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ और 2022 में भी पूछा गया है, 22 के जून से सेशन में भी पूछा गया है, और 2022 के दिसंबर में भी पूछा गया, दोनों में ही इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला क्या है टर्म ऑफ रेफरेंस, बिल्ड एक्सीलेंस इन द एजुकेशनल सिस्टम टू मीट द नॉलेज, मतलब हमें क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को एक्सीलेंस बिल्ड करना है, ऐसी एक्सीलेंस मतलब यहाँ पे हमें एक्सीलेंस को बिल्ड करना है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जो 21st की चैलेंजेस हैं उसको फेस कर पाए। प्रमोट करना है क्रिएशन ऑफ नॉलेज को, ठीक है, एसएनटी लैबोरेटरीज में। इंप्रूव करना है मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन को इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में। नॉलेज एप्लीकेशन करना है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में। अभी जो की प्रिंसिपल्स आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं, है ना, 5 वाले, बस उसी के बेसिस पे लिखे हुए हैं, ये जो पढ़े हैं ना, बस यही टर्म ऑफ रेफरेंस के बेसिस में लिखे हुए हैं। प्रमोट करना है यूज ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटीज को, कहाँ पे, मेकिंग गवर्नमेंट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल सर्विस, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब मेन इधर वो स्लाइड कहाँ गई, वो स्लाइड कहाँ गई, एक मैंने की पॉइंट्स और डाला था, देखो देखो कहाँ गया। मतलब चलो ठीक है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने इसी चीज को, ये जो लिखा हुआ है इसी को मैंने थोड़ा सा की पॉइंट में किया था, कोई नहीं, चलो इधर आ जाओ। अब आते हैं इनके हायर एजुकेशन में, ये जो पहला पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, पहला पहला पॉइंट। ठीक है, 1500 लिखा हुआ है, 1515% 2015। ठीक है, तो यहाँ पे 500 लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह करके क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, मतलब हमें एक्सप्लेन करना है अराउंड 1500 यूनिवर्सिटीज को, कितनी 15 यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, और ग्रॉस इनरोलमेंट जो कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए एटलीस्ट 2015 में। इस्टेब्लिश कौन करेगा, IRAHI, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हायर एजुकेशन करेगा। कौन करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। इससे यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट यशपाल की कमेटी पे। ठीक है, अब यशपाल की कमेटी का पूरा यहाँ पे मैंने की पॉइंट में कर दिया है। ठीक है, ये कब आया था, यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, ये कब आई थी, 1993 में आई थी। उसके अलावा यहाँ पे हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए भी आया था 2009 में, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये पूछी हुई लाइन है, रिनोवेशन एंड रिजेनरेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया की बात की। ये जो कमेटी थी 2009 में जो आई थी यशपाल कमेटी रिपोर्ट, जिससे देखो यशपाल की जो कमेटी रिपोर्ट थी वो भी 2 के लिए आई थी, एक आई थी आपके स्कूल के लिए जहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई, एक आई थी आपकी हायर एजुकेशन के लिए जहाँ पे रेनोवेशन एंड रीजनरेशन की बात की गई हायर एजुकेशन को। ठीक है, ये आई थी आपकी कब, 1993 में, ये आई थी आपकी कब, 2009 में। तो ध्यान रखना इससे क्वेश्चन दोनों से ही आए, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हायर एजुकेशन एंड 2009। ठीक है, इस कमेटी ने एडवाइस किया रेनोवेशन एंड रिजनरेशन करना है हमें, कहाँ पे, हायर एजुकेशन में। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे रिफॉर्म्स आए जहाँ पे हायर एजुकेशन रिसर्च इन सबको क्या करने के लिए बोला गया, जो नेशनल कमीशन है फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च इसको मर्ज करने के लिए बोला गया। ठीक है, यूजीसी एआईसीटी अदर हायर एजुकेशन को यहाँ पे मर्ज करने के लिए बोला गया था। ठीक है,
ये हायर एजुकेशन अभी जो पीछे मैंने लिखा है वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो एग्जिस्टिंग नॉर्म था तो वहाँ पे टीचर पेपर का रेशियो कितना था, 1:40। इसको रिड्यूस करके क्या किया गया, 1:30। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। अब आते हैं एनसीएफटी, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये गलत लिखा हुआ है, सही कर लो, एनसीएफटीई, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैंने सॉरी इसका जो पीडीएफ है मैंने दे रखा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन का, ये कब आया था आपका, 2009 में आया था। अब इसकी जो टाइटल रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर। ये कहाँ पे आया था, ये एनसीएफटी के 2009 के डॉक्यूमेंट में आया था, ठीक है। टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग अ प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर। यहाँ पे क्या किया गया, ये फ्रेमवर्क में पूरा जो बैकग्राउंड था प्रिपेयर किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, तो मतलब यहाँ पे कि सिंपल से ऐसे समझो, यहाँ पे किसकी बात की गई थी, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था ये किसके लिए बनाए गए थे, टीचर्स के एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये कब आया था आपका, 2009 में आया था। इस जो एनसीएफटी 2009 है, इसका जो टाइटल था वो क्या था, हमें प्रिपेयर करना है प्रोफेशनल और ह्यूमेन टीचर, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको की पॉइंट में लिखना है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक। दूसरी बात, कोर पर्पस क्या था, क्या, कॉन्टेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन को हमें यहाँ पे करना है, पर्पस ये था हमारा। करिकुलर एरियाज को देखना है, सैंपल को रीडिजाइन करना है, स्कीम ऑफ करंट टीचर एजुकेशन को इवेलुएट करना है, डेवलपिंग टीचर्स को इन सर्विस जो एजुकेशन और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है प्रिपेयर करना है टीचर एजुकेटर को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें और बात की गई थी, 3 एरियाज हैं इनकी, ठीक है। इधर आओ, NCFT framework is an endeavor aimed at encouraging opinion and qualitative and quantitative educational improvement, जहाँ पे ये help करता है, it's aimed to help the teacher in following aspect। किस में help करता है, टीचर्स की प्रोफेशनलाइजेशन में, उनको एज ए एजुकेटर प्रिपेयर करने में, ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है टीचर एजुकेशन की, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन जो टीचर्स का है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो टीचर्स के लिए है, और रिसर्च एंड इनोवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी, ये क्या बोलते हैं इसको, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया विद क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये जो रिपोर्ट थी ये किसने दी थी आपकी, हायर पावर्ड कमीशन, पूछा हुआ ये हायर पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने दिया था, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसको बना मतलब इसका डेवलपमेंट किसके साथ हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री MHRD और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। पूरी चीजें यहीं पे लिखी हैं, की पॉइंट, पहला की पॉइंट ये है, दूसरा ये है आपका, तीसरा ये है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। अब आ जाओ जस्टिस वर्मा, ये जो कमीशन है ये क्या है, जस्टिस वर्मा 2012, यहीं पे की पॉइंट पूरा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने अलग से लिखा नहीं, ठीक है। इसका जो टाइटल था क्या था, विजन क्या था, टीचर एजुकेशन इन इंडिया क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। इससे क्वेश्चन अभी जो रिसेंट में एग्जाम हो वहां पे भी आया है। ये रिपोर्ट को दिया किसने था, हाई पावर जो कमीशन थे टीचर एजुकेशन कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिलकर बनाए थे, ठीक है। जस्टिस वर्मा की जो कमीशन है 2012, इनके कुछ रिकमेंडेशन थे वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्टिस वर्मा के जो रिकमेंडेशन थे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला रिकमेंडेशन क्या था इनका, एक मिनट, यहाँ पे मैं स्लाइड को की पॉइंट वाली ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या था, पहला जो रिकमेंडेशन था वो था इनका, क्वालिटी ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। क्या, क्वालिटी ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। दूसरा इनका रिकमेंडेशन क्या था, क्वालिटी ऑफ द इन सर्विस, ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तीसरा इनका रिकमेंडेशन क्या था, टीचर्स की परफॉर्मेंस एंड ऑडिट, ठीक है, टीचर्स की परफॉर्मेंस एंड ऑडिट। कोशिश करेंगे यूनिट 2 का बी सेक्शन भी आज ही के सेशन में कंप्लीट कर लें, ठीक है। स्ट्रेंथ करना है रेगुलेटरी फंक्शन जो है आपका, स्ट्रेंथिंग रेगुलेटरी फंक्शंस को, ठीक है, ऑफ NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक।
उसके अलावा यहाँ पे जो ये था, ये नाम लिख लेना, दिस कमिटी प्रपोज द एनसीटी शुड सेटअप, ये जो एनसीटी है उसको सेटअप करना चाहिए किस नेशनल लेवल एक एकेडमी बॉडी को, ठीक है। नेशनल लेवल पे एकेडमी बॉडी कौन सी है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च इन ट्रेनिंग एजुकेशन, ठीक है। किसको बोला गया, किसको सेटअप करने के लिए यहाँ पे लिए बोला गया था, ठीक है। फंक्शन क्या है? ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है पॉलिसी एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन के, पहला कंटिन्यूअल रिफ्लेक्शन देखना, एनालिसिस करना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, दूसरा एनालिसिस करना नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड का, ठीक है, तीसरा डेवलप करना मटेरियल को, रीडिंग मटेरियल को, और फैकल्टी डेवलपमेंट के जो है टीचर एजुकेशन को उसको करना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी मैंने फिर से लिख दिया, की पॉइंट में लिखा हुआ, जो मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन लिखे हैं, मुझे लगा शायद नहीं लिखा मैंने, ठीक है। ये रिकमेंडेशन लिखे हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यूनिट का जो टू का ए सेक्शन था वो पूरा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट 2 का बी भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा सा ही है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो यूनिट 2 का बी भी स्टार्ट कर देते हैं। 2 के बी में हम लोग को क्या क्या देखना है? 2 के बी में देखेंगे रिलेशनशिप क्या है पॉलिसीज के बीच में, है ना। पॉलिसीज है एंड एजुकेशन है, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। आ जाओ इधर। कभी भी किसी पॉलिसी को बनाने के मीनिंग क्या है पॉलिसी का? डिसीजन, एक मिनट, पॉलिसी इज अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। पॉलिसी क्या है? एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है, जहां पे हमें क्या करना है, या फिर कोर्स ऑफ एक्शन है, अचीव करना है डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ चेंज को, मतलब जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना है यहाँ पे अचीव करना है, ठीक है। ये पॉलिसीज होती है। ये एक तरीके का पॉलिसी क्या है, एक गाइडलाइंस है, एक रूल है, रेगुलेशन है, लॉ है, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक मिनट, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, दोनों पॉइंट को लिख लो अपनी कॉपी में। पॉलिसीज का ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, इतना सारा मैंने लिखा हुआ है, उससे बेटर है पॉलिसीज कैसी हो सकती हैं। पॉलिसीज कैन बी, ये बी करो, गाइडलाइंस, ठीक है। ये क्या है? गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, है ना, एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरी बात एजुकेशन पॉलिसी, ये तो सिर्फ पॉलिसी है। एजुकेशन पॉलिसी क्या है आपकी? एनईपी 2020 फॉर एग्जांपल, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। बस ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो, की पॉइंट में, डिवीजन के लिए खाली। मतलब पॉलिसी क्या है? एक तरीके से एक गाइडलाइन है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी का यहाँ पे क्या है? कलेक्शन है लॉज का, रूल्स का, जो क्या करती हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के पूरे जो ऑपरेशन होते हैं उसको गवर्न करती हैं, ठीक है। ये चीज है, क्लियर बात है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे उस पे रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है आपका पॉलिसीज, एजुकेशन एंड पॉलिसीज के बीच में? एजुकेशन एंड, इसको मैं की पॉइंट में मैं लोग को बताती हूँ आपको, इधर आ जाओ। रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिसीज, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा लिखा हुआ लाइन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जो इफेक्टिव इंप्रूवमेंट हमें लाने होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि बिकॉज जो भी इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट हमको लाने हैं, ठीक है, इफेक्टिव जो भी हमें इम्प्रूवमेंट लाने हैं इन एजुकेशन सिस्टम में जो भी हमें इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट लेके आने हैं, वो कैसे आ सकते हैं? आपके थ्रू पॉलिसीज आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। समझ में आई? ये रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन एंड पॉलिसीज के बीच में? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जितने भी इफेक्टिव इंप्रूवमेंट हमें लेके आने होते हैं इन एजुकेशन सिस्टम, वो हम कैसे लाते हैं? थ्रू द
पॉलिसीज लेके आते हैं। ठीक है, ये कॉपी में ऐसे बना के लिख लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट पूछे गए, एक मिनट व्हाइट पेन ले लो। तो डिटर्मिनेंट क्या है एजुकेशन पॉलिसी में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका पॉलिसी का डिजाइन क्या है, स्टेक होल्डर का और उनका इंगेजमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिसी है और सोशल सोसाइटल जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन सी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हो, सोसाइटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, कल्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रोसेस की बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो प्रोसेस में जो 7 मतलब जब भी फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं पॉलिसी का, ठीक है, तो वो क्या होते हैं 7 प्लान। ठीक है, मतलब 7 ये जो पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 7 प्रोसेस होते हैं। कितनी प्रोसेस होती हैं, 7 काइंड के प्रोसेस होती हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, 7 काइंड की प्रोसेस होती है, मैं पूरा यहाँ पे बना रही हूँ। दो मिनट रुकना, जस्ट सेकंड, फोन आ रहा है, मैं रिसीव कर लूँ। सॉरी, फोन इंपॉर्टेंट था इसलिए उठाना पड़ा। ठीक है, प्रोसेस की बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन में। कौन सी प्रोसेस होती हैं, 7 प्लान फेज। कितने फेजेस होते हैं यहाँ पे, अपनी कॉपी में ऐसे बना लो। ये जो फ्रेमवर्क है इसमें 7 पॉलिसी प्लान प्रोसेस होती हैं। ये आप अपना सिलेबस देखोगे ना तो वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, जिसमें अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसमें जो पहले की 4 है, ठीक है, फर्स्ट 4, ये जो फर्स्ट 4 है, ये फर्स्ट जो 4 है, ठीक है, वो डील कर किसके साथ करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के साथ। किसके साथ डील करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के साथ डील करते हैं, पहले जो 4 है। ठीक है, उसके बाद जो 5th है, ठीक है, 4 है ना, पहले 4 जो है यहाँ पे, किधर गया मेरा, जो पहले 4 हैं, ठीक है, वो किसके साथ डील करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के साथ। ठीक है, और जो 5th है वो किसके साथ डील करता है, प्लानिंग के साथ। ठीक है, किसके साथ डील करता है, प्लानिंग के साथ डील करता है। ठीक है, अब आते हैं 6 एंड 7। 6th एंड जो 7th है वो किसके साथ डील करते हैं, आपकी पॉलिसी एडजस्टमेंट के साथ। किसके साथ, पॉलिसी एडजस्टमेंट के साथ। याद रहेगा, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी की बात जब करते हैं तो 7 प्रोसेस होते हैं। पहले जो 4 हैं वो डील करते हैं पॉलिसी मेकिंग के साथ, है ना, और 5th डील करता है प्लानिंग के साथ, 6 एंड 7 डील करते हैं एडजस्टमेंट के साथ। समझ में आई बात, 6 किसके साथ डील करते हैं, एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एक मैं स्टेप इसमें भूल गई हूँ क्या, रुको, 1 2 3 4 5 6, हाँ मुझे लग रहा है एक में बीच का कहीं रह गया। चलो अभी देखते कौन सा रह गया। पहले क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को। ठीक है, एनालाइज करेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ ही है। फिर क्या करेंगे, जेनरेट करेंगे पॉलिसी ऑप्शन को। एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर पॉलिसी ऑप्शन को जेनरेट किया। जेनरेट, हाँ एक ऑप्शन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग गया है। जेनरेट करने के बाद हम उन पॉलिसी ऑप्शंस को क्या करेंगे, यहाँ पे
इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम इवैल्यूएट कर लेते हैं पॉलिसी को, उसके बाद ही तो डिसीजन मेक करेंगे ना। तो ये स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो प्लानिंग है पॉलिसी की, ठीक है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। प्लानिंग ऑफ पॉलिसी को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर क्या आता है, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट आता है, ठीक है। फिर हम क्या करना है, सब्सिक्वेंट पॉलिसी। सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल क्या होता है, मतलब एक तरीके का चक्र, ठीक है। एक बार हमने पूरा डेवलप कर लिया, फिर बाद में इसको करते रहे। जस्ट से ठीक, एनालाइज कर लिया एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, जनरेट कर लिया जो भी पॉलिसी ऑप्शंस हो सकते हैं, उसको आपने इवैल्यूएट कर लिया। इवैल्यूएट करने के बाद डिसीजन मेक कर लिया। डिसीजन मेकिंग के बाद आपने क्या किया, प्लानिंग की, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर पॉलिसी का इम्पैक्ट असेसमेंट किया। क्या किया, पॉलिसी का इम्पैक्ट असेसमेंट किया। उसके बाद पूरी सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल जैसे चलती है वो चलेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप लोग कोई पॉलिसी लेते हो ना, बस वही सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, है ना। जैसे कोई पॉलिसी लेते हो वही पूरा सेम प्रोसीजर यहाँ पे चलता है, ठीक है। याद रहेगा चीजें यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे प्रोसेस देख लिया, 7 होता है। जो पहला 4 होगा, ठीक है, ये जो पहले 4 हैं आपके, वो डील किसके साथ करेंगे, आपकी पॉलिसी किसके साथ, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिसी मेकिंग के साथ। यहाँ पे क्या होगा, आपका सिर्फ पॉलिसी मेकिंग होगी। और जो फिफ्थ होगा, वहां पे क्या होगा, आपका पॉलिसी प्लानिंग होगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, सिर्फ प्लानिंग होगा। 6 एंड 7 किसके साथ जाएगा, आपका पॉलिसी असेसमेंट के साथ, एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। याद रहेगा। अब आते हैं उसके, इसमें एक चीज और आप लोग लिख लो, मैं बता देती हूँ। जब हम बात करते हैं एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जब आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो क्या क्या चीजों को देखोगे, वहां का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, क्या देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे, ठीक है। और पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है ना, क्या क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को देखोगे, है ना। एजुकेशन सेक्टर कैसा है, इन सारी चीजों को वहां पे कंसिडर करोगे, ठीक है, एनालाइजिंग में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिसी में। टाइप्स ऑफ पॉलिसी में 3 तरीके की पॉलिसी होती है, इशू स्पेसिफिक होती है, मल्टी प्रोग्राम होती है और लार्ज होती है। कितनी होती है, इशू स्पेसिफिक होती है, मैं की पॉइंट यहीं पे लिख दे रही हूँ। इशू स्पेसिफिक होती है, मल्टी प्रोग्राम होती है और लार्ज साइकिल स्केल्स होती है। इशू जो स्पेसिफिक पॉलिसी होती है वो कैसी होती है, आपकी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। कैसी होती है, आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है, मतलब डे टू डे जो डिसीजंस आप लोग लेते हो, है ना, वो आपकी इसमें आती हैं, ठीक है, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर आती है। दीज पॉलिसीज आर द शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं। और यहाँ पे डे टू डे जो मैनेजमेंट होता है या फिर डिसीजन होता है, वो चीजें यहाँ पे आती हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं, लाइक जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, उनके साथ, मतलब यहाँ पे क्या आती है, डिफरेंट फील्ड्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जहाँ पे जनरल एजुकेशन आता है एंड वोकेशनल एजुकेशन आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे लार्ज स्केल पॉलिसी, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। याद रहेगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिसी, इशू स्पेसिफिक पूछा हुआ है आपसे, इशू स्पेसिफिक, मल्टी प्रोग्राम एंड लार्ज स्केल पॉलिसी, ठीक है। क्लियर है बातें। एक मिनट, ये कहाँ पे आ गया, अच्छा हाँ, एक मिनट। जेम्स एंडरसन ने कुछ स्टेजेस को सेलेक्ट किया था पॉलिसी साइकिल में, ठीक है। कई बार आपके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पहले एजेंडा सेट करो, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करो, डिसीजन मेकिंग करो, इम्प्लीमेंटेशन करो और इवैल्यूएशन करो। ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कई बार, अभी जो मैंने पेपर डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, तो कई बार नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सी पॉलिसी को मतलब कौन सी स्टेजेस को सेलेक्ट दिया था, सजेस्ट किया था, जिसमें एजेंडा सेटिंग हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा 2 चीजें यहाँ पे मैं यहाँ पे और बता रही हूँ, ठीक है। वो स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, बट आप लोग देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है पॉलिसी को जेनरेट करने का, ठीक है। पॉलिसी को जब हम लोग जेनरेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉलिसी को जेनरेशन के लिए कुछ ऑप्शंस, मतलब जैसे आप लोग
जनरेट करते हो ना पॉलिसी ऑप्शंस को, ठीक है, उसमें कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, इन जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, ठीक है, पॉलिसी ऑप्शंस को जब जनरेट करते हो तो कुछ कई सारी चीज़ों को उसमें एक साथ किया जा सकता है। कैसे करोगे आप लोग? सिस्टमैटिक मोड में कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक साथ एक के बाद एक सिस्टमैटिक मोड में उसको ऑप्शंस को रख लो। फिर इंक्रीमेंटल मोड होता है आपका, इंक्रीमेंटल मोड में कर सकते हो, है ना। फिर आता है आपका एडहॉक मोड पे, ठीक है, एडहॉक जैसे बेसिस में होता नहीं है एडहॉक वाला, ठीक है, एडहॉक मोड में कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेशन, मतलब आयात मोड में करो, ठीक है, इम्पोर्टेशन अपनी कॉपी में ये लिख लेना, ठीक है, इम्पोर्टेशन मोड, ठीक है, याद रहेगा, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक। अब जैसे यहाँ पे हो गया आपका ये चीज, इधर आ जाओ, जैसे जनरेशन ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे मैंने बताया ना पॉलिसी जनरेशन के लिए क्या क्या चीजें देख सकते हो। पहले तो आपने एनालाइजिंग फैक्टर को देख लिया, इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, एनालाइजिंग में आप उसका बैकग्राउंड वगैरह देखोगे, जनरेशन में आपने क्या देखा, एडॉक मोड हो सकता है, इंक्रीमेंटल मोड हो सकता है ना। अब आते हैं इवैल्यूएशन। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, कैसे इवैल्यूएट करोगे पॉलिसी ऑप्शंस को, तो कैसे होना चाहिए, डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसकी, डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, फीजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और एफोर्डेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो ना हो, ठीक है, एफोर्डेबिलिटी, ठीक है, मतलब इच्छा साध्यता सामर्थ्य, ठीक है, इच्छा साध्यता एंड सामर्थ्य, ठीक है, ये चीजें क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ये जो ये तो पॉलिसी का असेसमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया। यहाँ पे जो सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉलिसी साइकिल क्या है, ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने जो डिस्कस किया है ना, शायद शिफ्ट 1 का पेपर, वहीं पे था ये चीज, ठीक है। पॉलिसी साइकिल क्या है, एक टूल है, पॉलिसी साइकिल क्या एक टूल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसके, ये जो पॉलिसी साइकिल है, इट इज अ टूल, यही से क्वेश्चन आया था, टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, यही लाइन लिखी हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिसी आइटम, डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिसी आइटम, शिफ्ट 1 का पेपर देखना, शायद शिफ्ट 1 में ही मैंने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया। डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिसी आइटम के लिए जो पॉलिसी साइकिल होती है वो क्या होती है, एक टूल होता है, ठीक है। तो वहां पे पॉलिसी साइकिल को हम लोगों ने टिक किया था, ठीक है। और ये जेम्स एंडरसन वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि जेम्स एंडरसन ने भी कई सारे चीजों के बारे में बात किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इधर, ये आई थिंक आप लोग का यहाँ से फिर स्टार्ट होता है ये यूनिट 2 का सी सेक्शन है, ठीक है, ये यूनिट 2 का सी सेक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, आज के सेशन में नहीं करेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो, ठीक है। ये आपका यूनिट 2 का सी सेक्शन भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 का सी और डी एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन फिर मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बोलनी थी कि आप लोगों को मैंने स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो ये चीज़ का ध्यान रखो, अभी भी अगर इंतजार कर रहे हो कि डेट बढ़ जाएगी, आगे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता भी नहीं होगा, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आपकी CSIR के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो सारे आपके आ चुके हैं, ठीक है, CSIR के। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि हम लोग की एग्जाम भी टाइम पे ही होंगे, तो इसीलिए जो लोग अभी भी प्रिपरेशन करने में सोच रहे हो कि अभी भी सोचना है, तो सोचो मत, ठीक है। और जितने भी टेलीग्राम पे चीज़ें मैं कंटेंट वगैरह आप लोग को शेयर कर रही हूँ, वो सब आपकी PYQ का, तो कुछ अननेसेसरी चीज़ नहीं है कि आप लोग सोचो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, तो अननेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो जो लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करो। कल मैंने क्विज नहीं दी थी क्योंकि कल मैंने देखा कि काफी बच्चों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया है। वो जो आपके स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन है, अगर आपसे स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप उस चीज को बताओ, मैं उसको फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी। एटलीस्ट आपका क्वेश्चन छूटे तो नहीं। स्टैटिस्टिक मतलब हो सकता है आप लोग को कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगे, बट स्टैटिस्टिक में आप अच्छे से नंबर ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला अटेम्प्ट करना है वहाँ पे, है ना। उसके अलावा आज मैं शाम को 15 क्वेश्चंस का दूंगी, कल मैंने नहीं दिया था आज, लेकिन मैं दूंगी। तो जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसे अटेम्प्ट करते रहो, क्योंकि वो पूरा आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है। और ये हमेशा ध्यान रखना,
एनडीए में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे बेस को तैयार करने में। ठीक है, तो इसी वजह से तो आज के शायद आज का जो आपका 15 क्वेश्चन रहेगा वो 2017 से रहेगा। ठीक है, 2017 के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको वहाँ पे हम लोग क्विज के फॉर्म में मैं वहाँ पे दूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन फिर यही एंड करती हूँ। वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की। एंड आज आपका 5th हो चुका है। ठीक है, तो फिर आप लोग अपनी पढ़ाई कर ही रहे होगे, और जो नहीं कर रहे हो तो अभी भी अगर जुट जाओ करने के लिए तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।